नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट होने वाला है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको पिछले एक साल का करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या तो फिर आप कोई टीचर का या बैंकिंग का या एसएससी का, रेलवे का, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता हो, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए और इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पिछले एक साल के आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो ये जो है ये पार्ट 1 होने वाला है और इस पार्ट 1 में आपको 51 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये वीडियो कई पार्ट्स में मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक पार्ट में कवर करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो कई पार्ट्स में आपको इसमें वीडियोस देखने को मिलेंगे, जिसमें 600 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो पहले का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये इनका लगातार तीसरा टर्म है प्राइम मिनिस्टर के रूप में। तो इस बार मंत्रिमंडल में टोटल 72 लोगों ने शपथ लिया है मंत्री के रूप में, जिसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके अलावा 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 41 जो हैं वो राज्य मंत्री हैं, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं। और इन 41 में से 5 जो है वो बने हैं स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, मतलब इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास। तो इस तरीके से टोटल 72 लोगों ने इस बार मंत्रिमंडल में मंत्री पद के रूप में शपथ लिए हैं। तो आइए उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है वो कौन संभाले हैं उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो होम मिनिस्टर मतलब गृह मंत्री एक बार फिर से अमित शाह जी बने हैं। रक्षा मंत्री भी फिर से राजनाथ सिंह जी बन गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, ये भी फिर से बनी हैं। फिर विदेश मंत्री जो हैं वो एस जयशंकर जी, ये भी दोबारा से बने हैं। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर, ये भी नितिन गडकरी जी फिर से बन गए हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, और ये भी फिर से बने हैं। तो ये जो सारे आप देखें अब तक, ये सारे मतलब 2019 से 24 तक ये सेम डिपार्टमेंट में थे और ये अभी फिर से वही मंत्रालय संभाले हैं। इनके अलावा शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उनको सेंटर में लाया गया, तो वो बने हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये सेंटर में। फिर शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू। ये हैं टीडीपी कोटे से ये मंत्री बने हैं, क्योंकि इस बार भाजपा का बहुमत नहीं है तो सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो ये जो मंत्रालय है ये टीडीपी के कोटे में चला गया और ये मंत्री बने हैं किंजारप्पू राम मोहन नायडू जी। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये मंत्रालय इस बार संभाल रहे हैं राजीव रंजन सिंह जी, जिनको ललन सिंह भी कहा जाता है। और ये हैं जेडीयू पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड, जो कि बिहार में एक पार्टी है। आगे देखते हैं एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो मंत्रालय हैं वो संभालेंगे जीतन राम मांझी, जो कि बिहार में इनकी पार्टी है, हम पार्टी है इनका, मतलब हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। तो ये इकलौते सांसद हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर संभाल रहे हैं चिराग पासवान जी, ये भी बिहार में इनकी पार्टी है। इनकी पार्टी का नाम है LJPRV, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बने हैं JP नड्डा जी। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बने हैं अन्नपूर्णा देवी जी। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर बने हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये बने हैं सर्बानंदा सोनोवाल जी। और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये बने हैं वीरेंद्र कुमार खटिक जी। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बने हैं भूपेंद्र यादव जी। और ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री बने हैं जुआल ओरम। और मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये संभालेंगे पीयूष गोयल जी। तो ये मैंने कुछ लिस्ट यहाँ पे लेके आए थे, कुछ जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ऐसे तो टोटल 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, बट उनमें से कुछ नाम मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और एक बात और जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 72 लोगों ने शपथ लिया है। अब संविधान इसके बारे में क्या कहता है? तो संविधान के अनुसार कितने, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब मंत्रिमंडल में कितने मंत्री शामिल हो सकते हैं?
तो संविधान में लिखा हुआ है इट शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा टोटल स्ट्रेंथ। तो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है? 543। तो 543 का 15% कितना हो जाएगा? 81। मतलब टोटल 81 मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं मंत्रियों की संख्या। तो अभी 72 है, तो मैक्सिमम 9 और मंत्री जुड़ सकते हैं, बट ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, इतने मंत्री लोग रखते नहीं है मतलब जनरली। तो 72 भी ऑलरेडी ज़्यादा ही है, लेकिन मैक्सिमम 81 मंत्री चाहें तो रख सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ था कुछ राज्यों में, तो उसमें से आंध्र प्रदेश में भी चुनाव हुआ था। तो उसमें किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला आपको ये बताना है। तो वहाँ पे बहुमत मिला है तेलुगु देशम पार्टी को, जिसको शॉर्ट में टीडीपी कहते हैं, जिसके हेड हैं चंद्रबाबू नायडू। तो टीडीपी पार्टी को बहुमत मिला है। कितनी सीटें मिली है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में। टीडीपी को मिला 135 सीट। जेएसपी मतलब जन सेना पार्टी, पवन कल्याण जी की पार्टी है, इनको 21 सीट मिला और बीजेपी को 8 सीट मिला। तो ये तीनों गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा जो वाईएसआरसीपी पार्टी है उनको 11 ही सीट मिला। तो इस तरीके से टोटल जो यहाँ पे सीट्स है वो 175 सीट है, जिसमें से टीडीपी को अकेले 135 सीट मिला। तो सबसे ज़्यादा टीडीपी को सीट मिला, तो दूसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अब चुनाव हुआ तो नए मुख्यमंत्री तो बनेंगे। तो नए मुख्यमंत्री बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू जी। तो तीसरे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। हाल ही में 2024 में उड़ीसा में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ उड़ीसा में भी हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ था, सिक्किम में भी हुआ था, वहाँ का विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो उड़ीसा में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो वहाँ पे इस बार बीजेपी पार्टी को बहुमत मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड ही है, क्योंकि अभी तक वहाँ पे जो पार्टी सत्ता में थी वो थी बीजू जनता दल। और वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, वो 24 सालों से वहाँ के मुख्यमंत्री थे। तो इस बार बीजेपी को बहुमत मिला है और बीजेपी को टोटल इस बार 78 सीटें मिली है आउट ऑफ 147 सीट्स। टोटल 147 है, जिसमें 78 सीट भाजपा को मिली है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ भाजपा का बहुमत हो गया। तो चौथे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, बीजेपी को 78, बीजेडी मतलब बीजू जनता दल 51 सीटें, नेशनल कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे 14 सीटें मिली है, इंडिपेंडेंट 3 कैंडिडेट जीते हैं और एक कैंडिडेट सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को 1 सीट वहाँ पे मिला है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बहुमत मिला है बीजेपी को। तो बीजेपी का इस बार मुख्यमंत्री बना है और उनका नाम है मोहन चरण मांझी। पांचवे का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये बने हैं वहाँ के उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री। बिल्कुल लेटेस्ट ये सब है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। छठा देखते हैं। हाल ही में 2024 में अरुणाचल प्रदेश में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो जिस तरीके से आंध्र प्रदेश उड़ीसा में हुआ, उसी प्रकार से अरुणाचल में भी हुआ था विधानसभा का चुनाव। तो वहाँ भी इस बार भाजपा को बहुमत मिला है। भाजपा को 46 सीटें मिले हैं और टोटल यहाँ पे सीट है 60 सीट। 60 सीट में से अकेले 46 सीट इस बार भाजपा को मिला है। तो छठा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो भाजपा के ही मुख्यमंत्री होंगे ऑब्वियसली। तो पेमा खांडू वहाँ के बन गए हैं मुख्यमंत्री। तो सातवें का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आठवां देखते हैं। हाल ही में 2024 में सिक्किम में हुए विधानसभा के चुनाव में किस राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिला है? तो सिक्किम में बहुमत मिला है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। आठवां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टोटल 32 सीटें हैं, जिसमें से 31 सीट मिला है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को और एक और जो है वो मिला है एसडीएफ को मतलब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को। तो 32 में से 31 सीट मिल गया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को, तो ये बहुमत में आ गई। तो आठवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं प्रेम सिंह तमांग। नौवां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 2024 में हुए आम चुनावों के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? मतलब कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
कौन थे 2024 के लोकसभा के चुनाव के दौरान? लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव भी कहते हैं। तो इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी। 10वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ठीक चुनाव के पहले ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये दोनों बने थे इलेक्शन कमिश्नर्स। तो होता क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में उसका कुछ इस तरीके से ढांचा होता है कि एक उसमें होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। तो CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार जी और 2 जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो चुनाव के पहले बने थे ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ और जान लेते हैं इस बार के चुनाव के बारे में। ये इस बार 18वां लोकसभा का चुनाव था और इसको आम चुनाव मतलब जनरल इलेक्शंस भी कहते हैं। तो ये टोटल 7 फेज में हुआ था और 4 जून को इसका रिजल्ट आया था। 4 जून 2024 को इस बार रिजल्ट आया था। इस बार जो चुनाव हुआ था 2024 का लोकसभा, उसका टैग लाइन था चुनाव का पर्व देश का गर्व। आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया था यूथ आइकन के रूप में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, इसलिए ताकि यूथ्स को चुनाव में वोट के प्रति जागरूक कर सके। शीतल देवी इनको अपॉइंट किया गया था नेशनल डिसेबिलिटी आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। फिर गवर्नमेंट ने इस बार एक और चेंज किया था, जो पोस्टल बैलेट का यूज़ होता है उसका एज 80 से बढ़ाकर 85 साल कर दिया गया था पोस्टल बैलेट के यूज़ के लिए। और इस बार कितने लोग एलिजिबल थे वोटिंग के लिए? तो 968 मिलियन लोग, मतलब लगभग 96 करोड़ 88 लाख लोग इस बार वोटिंग के लिए एलिजिबल थे इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार, जिसमें 642 मिलियन लोग ही इस बार एक्चुअली वोटिंग में पार्टिसिपेट किए। और इन 642 मिलियन लोगों में 312 मिलियन लोग जो थे वो वीमेन थे जो कि वोटिंग में पार्टिसिपेट किए। तो इस बार का जो वोटिंग परसेंटेज था वो था 65.79% था इस बार का वोटिंग, मतलब 2024 के लोकसभा के चुनाव में, जो कि एक्चुअली 1.61% कम था। अगर पिछले चुनाव को हम लोग देखें तो 2019 में वोटिंग परसेंटेज था 67.40% और इस बार हो गया 65.79%। तो ये 1.61% से कम गया इस बार वोटिंग। तो ये सारे पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगता है ये सारे डेटा को इकट्ठा करने में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिए। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के आम चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिली है? अब हम लोग लोकसभा के चुनाव के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम लोग राज्यसभा में किस किस पार्टी का बहुमत आया वो हम लोग देख ही लिए। अब 2024 का जो आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, उसमें किस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिला है? तो सबसे ज़्यादा सीट मिला है भारतीय जनता पार्टी को। तो 11वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तीसरे पे समाजवादी पार्टी और चौथे पे रही AITMC मतलब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट। भाजपा को मिला 240 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट, समाजवादी पार्टी को 37 सीट, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29 सीट, DMK जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कजगम इसका फुल फॉर्म है, इसको 22 सीट, TDP हम लोग पहले बात कर चुके हैं, आंध्र प्रदेश की पार्टी है, इसी के मुख्यमंत्री अभी बने हैं नारा चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ था। तो इनके 16 MP चुने गए हैं, JDU इनके 12 MP चुने गए हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 11वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ और जान लेते हैं कि BJP को इस बार मिला है 36.56% वोट इस बार के आम चुनाव में। हालांकि 2019 में भाजपा को मिला था 37.36%। तो इस बार भाजपा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम गया। फिर कांग्रेस की बात करते हैं, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी बात करते हैं। तो इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिला, हम लोग अभी देख चुके हैं, जो कि इस बार 47 सीट ज़्यादा है। भाजपा को पिछले बार 303 सीट था और इस बार 240 ही सीट मिला, तो मतलब भाजपा का 63 सीट कम गया, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का 47 सीट बढ़ गया। पिछले बार कांग्रेस का कितना था? कांग्रेस का था 52 सीट, इस बार 47 बढ़ गया, तो टोटल हो गया 99 सीट इस बार 2024 के चुनाव में कांग्रेस को। और कांग्रेस को इस बार वोट मिला 21.19%। एक्चुअली देखा जाए तो 2019 में था 19.49%। तो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा है और सीटें भी बढ़ी है। भाजपा का सीट भी घटा है और वोटिंग परसेंटेज भी इस बार घटा है। अब NDA का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो
दोनों अलायंस है, तो एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। आगे देखते हैं 12वां, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों को 2024 के आम चुनावों में सबसे अधिक सीटें जीतने के क्रम में आपको सजाना है, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा किसको मिली है। तो हम लोग अभी लिस्ट देख चुके थे सबसे पहले, तो यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट एक बार फिर से। सबसे ज़्यादा बीजेपी, आईएनसी, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और फिर डीएमके, लिस्ट में यही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी। भाजपा को सबसे ज़्यादा 240, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99, समाजवादी पार्टी को 37, फिर यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस को मिला है 29 सीट और डीएमके को मिला है 22 सीट। तो ये यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, तो 12वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये चुनाव चिन्ह है, ये भाजपा का, ये कांग्रेस का, फिर ये समाजवादी पार्टी का, ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का और ये डीएमके पार्टी का। कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि लोकसभा जो इलेक्शन हुआ उसको लड़ने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको 25 साल का एज का होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ एज के रिक्वायरमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, तो 25 साल का एज आपका रहेगा तो ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप वोटर हैं तो आप, अगर आप 18 साल या 18 साल के ऊपर के हैं तो आप लोकसभा के चुनाव में आप वोट कर सकते हैं, साथ ही साथ विधानसभा के चुनाव में भी आप वोट कर सकते हैं। तो चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का 25 साल होना चाहिए, लेकिन वोट देने के लिए 18 साल भी रहेगा तो भी आप वोट दे सकते हैं। अब हमेशा से 18 साल ये नहीं था, पहले था 21 साल, मतलब आज़ादी के बाद हमारे संविधान के अनुसार जो व्यक्ति 21 या उससे ऊपर का है तो ही वोट कर सकता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ ये हुआ 1988 में। तो इसके अनुसार क्या हुआ, जो वोटिंग एज है उसको लोअर कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया लोकसभा के लिए और विधानसभाओं के लिए। तो ये 21 से कर दिया गया 18। तो ये याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था, उसमें इस वोटिंग एज को लो कर दिया गया। और एक बात जान लेते हैं कि लोकसभा में सीटें रिजर्व भी होती है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें रिजर्व होती है। तो अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व होती है लोकसभा के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल 131 सीटें रिजर्व होती है। अब अगर बात करें कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो सबसे ज़्यादा यूपी में 80 सीटें और उसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें, फिर बंगाल में है 42 सीटें और चौथे नंबर पे है बिहार में, जहाँ पे है 40 सीटें लोकसभा की। यहाँ पे एक टेबल है, आप देख सकते हैं कि कौन सा चुनाव लड़ने के लिए आपको कितना एज होना जरूरी है। तो उसी तरीके से जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 साल के उम्र का होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं उन्हीं में से एक एमपी या तो राज्यसभा का कोई एमपी प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा का अगर कोई एमपी प्रधानमंत्री बनता है तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना एज होना चाहिए, उसके लिए भी 25 साल है। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल, फिर राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल चाहिए। लोकसभा के लिए 25, लेकिन राज्यसभा के लिए 30 साल होना आवश्यक है। फिर अगर आपको राज्यपाल बनना है किसी राज्य का तो 35 साल एज होना चाहिए। सिर्फ एज का क्राइटेरिया हम लोग देख रहे हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका 25 साल एज होना चाहिए। फिर विधान परिषद के लिए भी आपका 30 साल होना चाहिए। लेकिन पंचायत इलेक्शन के लिए 21 साल के भी आप हैं तो भी आप लड़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं 13वां क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का आम चुनाव किस सीट से लड़ रहे थे? तो ये इस बार तीसरी बार वाराणसी सीट से ही लड़ रहे थे और इस बार जीत भी गए हैं, मतलब पहले भी जीते हैं। 13वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे उन्होंने अजय राय को हराया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अजय राय। लेकिन इस बार जो वोट मतलब जीत का जो मार्जिन था वो बेहद कम गया। इस बार जीत का मार्जिन सिर्फ रहा 1,52,513, जो कि पहले 4 लाख 5 लाख होता था। आगे देखते हैं 14वां। राहुल गांधी 2024 का आम चुनाव किस सीट से लड़ रहे थे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो लड़ रहे थे वाराणसी सीट से, लेकिन इस बार बताना राहुल गांधी जी किस सीट से लड़ रहे थे। तो अमेठी से इस बार ये नहीं लड़ रहे थे, वायनाड से लड़ रहे थे और साथ साथ ये रायबरेली से भी लड़े। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 14वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों जगह से ये लड़े और दोनों ही जगह से जीत भी गए। तो अब नियम यह है कि आप 2 जगह से लड़ सकते हैं, लेकिन जीतने के बाद आपको 1 सीट छोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए कौन सा सीट छोड़ते हैं। ज़्यादा बातें चल रही है कि ये वायनाड का सीट छोड़ेंगे, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं।
लोकसभा चुनाव 2024 में बहुजन समाज पार्टी मतलब बीएसपी ने कितनी सीटें जीती है? तो 15वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सबसे बड़ी लूजर इस बार रही हैं वो रही हैं मायावती जी। इनको इस बार एक भी सीट नहीं मिला, मतलब 0 सीट मिला। लेकिन जो सबसे अजीब बात है कि ये इस बार इन्होंने 424 सीटों पे इस बार ये चुनाव लड़ी थी, 424 सीटों पे, और जीती एक भी नहीं। तो ये सबसे बड़ी लूजर रही इस बार के चुनाव में। तो 15वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 16वां देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती? तो इस बार अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा गेन किस पार्टी ने किया है तो वो है समाजवादी पार्टी। इस बार इनको सीटें मिली है 37। सबसे बड़ा गेन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2014 के चुनाव में इनको सिर्फ 5 सीटें मिली थी, 2019 के चुनाव में भी इनको सिर्फ 5 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में इस बार इन्होंने 37 सीटें जीती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उछाल आया इनके परफॉर्मेंस में। तो 16वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, बट इसके पहले ये जान लीजिए कि अखिलेश यादव जी भी इस बार चुनाव लड़ रहे थे, जो कि सपा के प्रमुख हैं। तो वो चुनाव इस बार लड़ रहे थे लोकसभा का कन्नौज सीट से, यूपी के कन्नौज सीट से, और जीत भी गए। तो यहाँ पे 16वां का तो हम लोग देख लिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 17वां देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को तमिलनाडु में कितने प्रतिशत वोट मिले? तो तमिलनाडु में इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज, वोटिंग परसेंटेज वाइज काफ़ी बेहतर रहा। इस बार एनडीए को वहाँ पे 18.27% वोट मिला, लेकिन अगर सीटों की बात करें तो सीट एनडीए को 0 ही मिला है। तो 17वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एनडीए के जो वहाँ पे मेन लीडर हैं ये हैं अन्नामलाई कप्पूसामी। तो ये चुनाव लड़े थे कोयम्बटूर सीट से, बट ये हार गए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये किस सीट से चुनाव हारे हैं? कोयम्बटूर सीट से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, 2024 आम चुनाव में निम्न में से किस उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित किया गया? मतलब वहां पे कोई चुनाव लड़ ही नहीं रहा था इनके विपक्ष में। तो 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुकेश दलाल जी हैं जिनको निर्विरोध निर्वाचित किया गया इस बार, और ये जिस सीट पे लड़ रहे थे उस सीट का नाम था सूरत, जो कि गुजरात में है। तो हुआ कुछ यूं कि वहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, इनके अपोजिशन में जो खड़े हुए थे, तो उनका पर्चा खारिज हो गया, क्योंकि जो प्रस्तावकों के सिग्नेचर थे उसमें थोड़ा हेरफेर था, तो उनका पर्चा खारिज हो गया। बाकी जो और थे उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, तो इस सीट पे चुनाव ही नहीं हुआ और ये निर्विरोध जीत गए मुकेश दलाल जी। 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19वां देखते हैं, लोकसभा के सबसे युवा सांसद कौन बने हैं? यंगेस्ट एमपी। तो ये बने हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और ये कौशाम्बी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश के, और ये जीत भी गए वहाँ से। इनका अगर डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो ये है 1 मार्च 1999। मतलब ये मार्च में ही, 2024 के मार्च में ही ये 25 साल के हुए थे। और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए हम लोग पहले बात कर चुके हैं, मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 साल। तो ये 25 साल के ही अभी हुए ही थे और चुनाव लड़े और जीत भी गए। अगर ओल्डेस्ट एमपी की बात करें तो ये इस बार बने टीआर बालू, जो कि डीएमके पार्टी के हैं, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के हैं ये टीआर बालू। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन, सबसे कम उम्र की महिला सांसद कौन बनी है इस बार? तो ये बनी है शांभवी चौधरी। 20वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये लड़ रही थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पे, एलजेपीआरवी के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, और ये समस्तीपुर सीट से लड़ रही थी जो कि बिहार में है, और इनका एज भी 25 साल ही है। आगे देखते हैं 21वां, केरला से चुने गए बीजेपी के एकमात्र सांसद सुरेश गोपी ये किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते? तो केरला में इस बार इतिहास रचा गया है। इतिहास यही क्योंकि केरला से भाजपा का कभी कोई सांसद नहीं बना, तो इस बार पहली बार बने हैं सुरेश गोपी। तो वो किस सीट से बने हैं? ये तिरुसुर सीट से बने हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखते हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को अमेठी सीट से किसने हराया? तो इस बार केंद्रीय मंत्री जो थी स्मृति ईरानी, वो हार गई थी अमेठी सीट से, तो इस बार उनको हराया गया था किशोरी लाल शर्मा जी के द्वारा। 22वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार इनको मंत्रिमंडल में जगह भी नहीं मिला, इनको और अनुराग ठाकुर को इस बार शामिल नहीं किया गया। तो 22वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो और भी कई सारे जो केंद्रीय मंत्री थे वो चुनाव हारे हैं। तो एक तो स्मृति ईरानी थी जो कि अमेठी से हार गई, और इनको हराया केएल शर्मा ने कांग्रेस के। तो इनका जो मार्जिन था वो था 1,67,146।
96 वोटों से ये हार गई। और देखते हैं केंद्रीय मंत्री कौन कौन है जो चुनाव हारे, तो काफ़ी सारे हारे हैं, कुछ के नाम मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो एक राजीव चंद्रशेखर जी हैं, ये तिरुवनंतपुरम जो कि केरला की राजधानी है उस सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इनको हराया शशि थरूर। शशि थरूर लगातार चौथे बार इस बार MP बने हैं, तो एक कांग्रेस सीट से थे शशि थरूर और इन्होंने हरा दिया राजीव चंद्रशेखर जी को 16,077 वोटों से। एक और देखते हैं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, ये लखीमपुर खेरी सीट से चुनाव लड़े थे और समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने इनको हरा दिया। आगे देखते हैं अर्जुन मुंडा, ये लड़ रहे थे खूंटी लोकसभा सीट से, तो इनको हराया कालीचरण मुंडा जी ने कांग्रेस के। आगे देखते हैं RK सिंह, ये बिहार के आरा से चुनाव लड़ रहे थे और इनको हराया गया सुदामा प्रसाद जी के द्वारा जो कि CPIML पार्टी से थे। CPIML मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद चुनाव क्षेत्र से कौन विजयी हुए? तो ये काफ़ी चर्चा में था, फैजाबाद मतलब अयोध्या भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ से इस बार भाजपा हार गई, तो बहुत चर्चा में था कि राम मंदिर बनाने के बावजूद, इतना विकास करने के बावजूद हार गई भाजपा। तो इस सीट से कौन विजयी हुए? तो ये विजयी हुए अवधेश प्रसाद, ये समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े थे और ये जीत गए और भाजपा के टिकट पे थे लल्लू सिंह जो कि हार गए। तो 23वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 24वां देखते हैं, हम लोग कुछ सीट देख रहे हैं जो काफ़ी फेमस था वहाँ पे, तो वहाँ पे मतलब बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ, तो वैसे कुछ सीटों को हम लोग देख रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के नकुल नाथ को किसने हराया? तो ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कमलनाथ, उनके बेटे नकुल नाथ इस बार चुनाव लड़ रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सबसे सेफ सीट माना जाता था छिंदवाड़ा सीट, वो भी इस बार कांग्रेस हार गई क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीट है और 29 के 29 लोकसभा सीटें इस बार भाजपा जीत गई। तो वहाँ से बंटी विवेक साहू जीत गए। 24वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। तो ये बंटी विवेक साहू हैं, इन्होंने हरा दिया इस बार नकुल नाथ को। कमलनाथ जी इस बार नहीं लड़ रहे थे, नकुल नाथ को इन्होंने हरा दिया। 25वां देखते हैं, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान, ये किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव 2024 जीते हैं? तो ये वेस्ट बंगाल के बहरामपुर सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं और इन्होंने हराया कांग्रेस के एक बहुत ही बड़े लीडर अधीर रंजन चौधरी जी को। तो 25वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 26वां देखते हैं, कंगना रनौत ने लोकसभा चुनाव 2024 में किसे हराकर मंडी हिमाचल प्रदेश से विजय हासिल किया? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी और इन्होंने विक्रमादित्य सिंह जी को हराया। तो 26वां का यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा बड़े अंतर से जीत दर्ज की है? विनिंग मार्जिन सबसे ज्यादा किनका था? तो ये था शंकर लालवानी जी का। 27वां का यहाँ पे ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। इनका विनिंग मार्जिन था 11.72 लाख। ये MP के इंदौर सीट से चुनाव लड़ रहे थे BJP के टिकट पे। दूसरे नंबर पे थे रकीबुल हुसैन जो कि असम के ढुबरी सीट से लड़ रहे थे, इनका विनिंग मार्जिन था 10.72 लाख। तीसरे नंबर पे थे शिवराज सिंह चौहान जी, ये MP के विदिशा सीट से चुनाव लड़ रहे थे और इनका विनिंग मार्जिन था 8.12 लाख। तो यहाँ पे सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जानने के लिए ये है कि जो शंकर लालवानी थे जिनका विनिंग मार्जिन था 11.72 लाख, यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो था वो कोई कैंडिडेट नहीं था बल्कि दूसरे नंबर पे था नोटा। नोटा को मतलब नन ऑफ द एबव हो जाता है, मतलब जिस वोटर को कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है वो नोटा पे बटन दबा देता है। तो यहाँ पे नोटा को 2 लाख से अधिक वोट मिले थे, तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे नोटा था, ना कि कोई और कैंडिडेट था। आगे देखते हैं 28वां, निम्न में से किस उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की है? तो सबसे ज़्यादा अंतर से जो थे वो थे शंकर लालवानी, अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि सबसे कम अंतर से जीत किसने दर्ज किया था, तो वो थे रविंद्र दत्ताराम वाइकर। 28वां का ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो थे ये शिवसेना पार्टी से थे, मतलब एकनाथ शिंदे जी का जो शिवसेना भी 2 पार्टी में बढ़ चुका है, 2 खेमे में। तो एकनाथ शिंदे जो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका जो शिवसेना था उस पार्टी से लड़ रहे थे। और ये किस सीट से लड़ रहे थे? ये मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से लड़ रहे थे। इनका विनिंग मार्जिन था मात्र 48 वोट था और ये हराए किसको? ये हराए शिवसेना के कैंडिडेट जो कि UBT पार्टी से थे, मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो शिवसेना है उनके कैंडिडेट थे अमोल गजानन कीर्तिकर, उनको ये हराए सिर्फ 48 वोटों से। आगे देखते हैं 29वां, 18वीं लोकसभा की औसतन आयु कितनी है? मतलब एवरेज अगर एज निकाले सारे विनिंग कैंडिडेट्स का तो वो कितनी है? तो ये इस बार है 56।
29वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग पहले बात कर चुके, ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ इस बार, और इसमें जो एवरेज एज है वो है 56। 29 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 30वां, निम्न में से किस उम्मीदवार ने 2024 का लोकसभा चुनाव आतंक के आरोप में जेल में बंद होने पर भी जीत लिया। मतलब इनके ऊपर टेरर चार्जेस लगे हुए हैं, ये जेल में बंद है और वहां से इन्होंने चुनाव जीत लिया लड़कर। तो अमृतपाल सिंह ये भी जेल में बंद है आतंकवाद के आरोप में, और इन्होंने चुनाव जीत लिया। शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद, इनके ऊपर भी टेरर चार्जेस हैं, इन्होंने भी चुनाव जीत लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। अमृतपाल सिंह ये लड़ रहे हैं खदूर साहिब पंजाब से, लड़ क्या रहे हैं मतलब एक्चुअली जीत भी गए, सांसद बन गए खदूर साहिब सीट से। और शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद ये भी जीत गए बारामूला J&K जम्मू एंड कश्मीर से। ये दोनों इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे और दोनों ही जीत गए। आगे देखते हैं 31वां, सरबजीत सिंह खालसा एक निर्दलीय उम्मीदवार इस बार लड़े और जीत भी गए। तो ये 1984 में इंदिरा गांधी के एक बॉडीगार्ड बेंट सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को मारा था, हत्या की थी, उनके बेटे हैं ये सरबजीत सिंह खालसा। तो ये किस चुनाव क्षेत्र से चुनाव जीते हैं? तो ये जीते हैं फरीदकोट पंजाब से। तो यहाँ पे 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले जो बॉडीगार्ड थे बेंट सिंह, उनके बेटे हैं ये सरबजीत सिंह खालसा। ये इस बार चुनाव लड़े और जीत गए फरीदकोट पंजाब से। आगे देखते हैं 32वां, 2024 लोकसभा चुनाव में कितने निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज किया है? मतलब जो किसी पार्टी से नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। तो इस तरीके से टोटल 7 कैंडिडेट इस बार निर्दलीय जीते हैं। आइए उन 7 को हम लोग देख लेते हैं। अमृतपाल सिंह हम लोग पहले बात कर चुके हैं, खदूर साहिब पंजाब से चुनाव जीते हैं। सरबजीत सिंह खालसा अभी हम लोग बात कर चुके हैं, इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड जो थे बेंट सिंह, उनके बेटे हैं सरबजीत सिंह खालसा, तो ये भी चुनाव जीत चुके हैं फरीदकोट पंजाब से। शेख अब्दुल इंजीनियर राशिद ये भी इंडिपेंडेंट लड़े और ये बारामूला जम्मू एंड कश्मीर से चुनाव जीत गए। फिर एक पप्पू यादव जो कि बिहार में पूर्णिया सीट से लड़े, ये भी इंडिपेंडेंट ही जीते हैं। मोहम्मद हनीफा ये लद्दाख से इंडिपेंडेंट लड़े और जीत गए। फिर एक और हैं उमेश भाई बाबू भाई पटेल, ये दमन एंड दीव से इंडिपेंडेंट जीते हैं। और एक और कैंडिडेट हैं विशाल पाटिल, विशाल प्रकाश बापू पाटिल, ये सांगली से जीते हैं महाराष्ट्र के। और इस चुनाव पे थोड़ा विवाद भी हुआ शिवसेना और कांग्रेस के बीच में, क्योंकि उनका अलायंस था वहाँ पे, और ये सीट जो चली गई थी, ये चली गई थी शिवसेना के पास में। लेकिन फिर भी ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे, इन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ लिया और ये जीत गए। इससे शिवसेना वहाँ पे हार गई, तो इसलिए दोनों के बीच थोड़ा मनमुटाव भी हुआ था। आगे देखते हैं 33वां, लोकसभा चुनाव 2024 में कुल कितनी महिलाएं जीती हैं? आपको ये बताना महिलाओं की संख्या इस बार कितनी रही। तो महिलाओं की संख्या जो इस बार रही वो रही 74। इस बार 74 महिलाएं जीती है 18वें लोकसभा में। तो 33वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। किस पार्टी से कितनी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीजेपी से 31, कांग्रेस से 13, टीएमसी से 11, तो टोटल 74 हैं। फिर 7 अदर्स में है। फिर यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 महिलाएं पहुंची है, जेडीयू से भी 2, डीएमके से 3 और समाजवादी पार्टी से 5 महिलाएं पहुंची है। तो टोटल 74 महिलाएं पहुंची है इस बार संसद, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 34वां देखते हैं, किस पार्टी से लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत में महिलाएं जाएंगी? प्रतिशत में, ऐसे संख्या में तो बीजेपी से 31, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें तो टीएमसी पार्टी से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में महिलाएं जाएंगी। कितना? लगभग अगर देखें तो 38% महिलाएं, क्योंकि टीएमसी से 29 सांसद चुने गए हैं और 29 में से 11 महिलाएं हैं, और उन 11 महिलाओं का लिस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक्चुअली टीएमसी पार्टी ने 12 महिलाओं को टिकट दिया था, जिसमें 11 महिलाएं जीत गईं। 35वां देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में कितने मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं? तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे महिलाएं जीती 74 इस बार, 74 महिलाएं सांसद पहुंची, हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। अब पूछा जा रहा है कितने इस बार मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं इस बार? तो एक्चुअली इस बार 24 मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि लड़े थे 78 मुस्लिम प्रत्याशी, लेकिन जीते हैं सिर्फ 24 मुस्लिम इस बार संसद पहुंचे हैं। तो 35वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 36वां देखते हैं, हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम ये किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? क्लाउडिया शिनबाम, तो ये एक्चुअली मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। 36वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 37वां देखते हैं, हाल ही में हल्ला टॉमस डॉटिर ये किस देश की राष्ट्रपति बनी है? हल्ला टॉमस डॉटिर, तो ये बनी है आइसलैंड की राष्ट्रपति। 37वां का यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 38वां देखते हैं, कौन सा शहर आंध्र प्रदेश का आधिकारिक राजधानी बन गया है?
ऑफिशियल कैपिटल आंध्र प्रदेश का कौन बन गया है? तो आंध्र प्रदेश का ऑफिशियल कैपिटल बन गया है अमरावती। 38वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ था तो उस समय जो कानून बना था एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014, मतलब आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो उसके सेक्शन 5 क्लॉज 1 में ये लिखा हुआ था कि जो हैदराबाद है वो अभी कॉमन कैपिटल रहेगा दोनों राज्य का, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का, दोनों का कॉमन कैपिटल रहेगा। कब तक? 10 सालों तक। मतलब 2 जून 2014 को ये एक्ट पारित हुआ था, तब से लेकर 10 साल, मतलब कि 2 जून 2024 तक जो हैदराबाद है वो दोनों का कैपिटल था। लेकिन अभी 2 जून तो अभी पास ही हुआ है, तो उसके बाद जो है वो हैदराबाद सिर्फ रह गया तेलंगाना का कैपिटल। आंध्र प्रदेश अब अपना अलग कैपिटल बनाएगा और वो है अमरावती। और इसी कानून में सेक्शन 5 क्लॉज 2 में ये भी लिखा हुआ है कि 10 साल होने के बाद हैदराबाद जो है वो सोल कैपिटल बन जाएगा तेलंगाना का, मतलब सिर्फ तेलंगाना का कैपिटल रहेगा हैदराबाद। और उसके बाद आंध्र प्रदेश क्या करेगा? अपना नया राजधानी बनाएगा। ऐसा लिखा हुआ था, तो 10 साल हो गया तो ऑटोमेटिकली भैया हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का ही राजधानी रह गया और आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बना ली अमरावती। अब ऐसा कहा गया था कि अमरावती को बनाया जाएगा लेजिस्लेटिव कैपिटल, लेकिन विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और कुरनूल को बनाया जाएगा जुडिशियल कैपिटल, मतलब हाई कोर्ट का स्थापना यहीं किया जाएगा। ऐसा कहा गया था। अब आगे देखिए क्या होता है। बट अमरावती को आप लोग ध्यान रखिए कि अमरावती बन गया है ऑफिशियल कैपिटल आंध्र प्रदेश का। 39वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा या कौन से देश अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बने हैं? तो पाकिस्तान भी बना है, सोमालिया भी बना है, डेनमार्क भी बना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। 39वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से हम लोग बात करते हैं। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा, ये पांचों अभी बन गए हैं नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के। तो देखिए होता क्या है, यूएनएससी के 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 जो हैं वो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि चेंज होते रहते हैं। लेकिन ये जो 5 है ये परमानेंट मेंबर्स हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो इनका कार्यकाल चेंज होता रहता है, जो मतलब 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो अभी बने हैं पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा। हालांकि अभी इनको चुना गया है, अभी से ये नहीं बन जाएंगे नॉन परमानेंट मेंबर्स। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये लोग रिप्लेस करने वाले हैं किसको? जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड को रिप्लेस करेंगे। और ये लोग ज्वाइन करेंगे अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। मैंने क्या बोला कि 10 रहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो ये 5 ऑलरेडी हैं और ये 5 रिटायर होंगे, इनकी जगह ये 5 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये 5 और ये 5 टोटल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। तो इनको एक्चुअली 2 साल के लिए चुना जाएगा और इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2025 से, मतलब अभी 6 महीने से ज़्यादा है समय, तब इनका कार्यकाल स्टार्ट होगा। पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा का। और इनका कार्यकाल चलेगा 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब 2 साल इनका कार्यकाल चलेगा नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में यूएनएससी का। तो परमानेंट मेंबर कौन कौन है? यूएस है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है, रसिया है। ये परमानेंट मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के और इनके पास वीटो पावर भी होता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर नहीं होता है और ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। तो फिलहाल हैं तो यही 5, अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया, और ये 5 जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वाडोर और स्विट्जरलैंड। लेकिन ये लोग 5 हट जाएंगे इस साल के लास्ट में और ये 5 आ जाएंगे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 40वां क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस देश ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी है? तो फिलिस्तीन को भी कई सारे देश जो हैं, खास करके यूरोप के, वो फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे रहे हैं। तो अभी हाल ही में कौन सा देश दिया है? तो ये देश है स्लोवेनिया। 40वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और स्लोवेनिया ने ज्वाइन कर लिया है स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे को, जिन्होंने अभी पिछले मंथ ही, मतलब मई के महीने में ही इन्होंने दिया था फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश का एक दर्जा दिया था, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने। तो स्लोवेनिया ने इनको ज्वाइन कर लिया। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल का भी युद्ध चल रहा है पैलेस्टाइन से, और ये जो मेन कन्फ्लिक्ट है वो गाज़ा में चल रहा है। आप ये देखे होंगे, ये अभी बहुत वायरल था इंस्टाग्राम पे, लोग इसको अपने स्टोरीज में लगा रहे थे, ऑल आइज ऑन राफा। तो एक्चुअली इजराइल का जो एक मिसाइल अटैक था वो
पैलेस्टाइन का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक जगह है राफा, वहाँ पे कुछ बच्चों की मृत्यु हो गई थी इजराइल के मिसाइल से, इसीलिए ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था। तो एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन जो है इसको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। यूएन के जो मेंबर है 193 उसमें से 142 देशों ने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रखा है पैलेस्टाइन को एज अ मेंबर के रूप में। अब इसमें आप 4 और जोड़ दीजिए, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और स्लोवेनिया, तो लगभग 146 देशों ने अब रिकॉग्नाइज कर लिया है पैलेस्टाइन को एक स्वतंत्र देश के रूप में। हालांकि उसमें कई सारे देश हैं जिसमें कई सारे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ है, लेकिन उसमें यूएस नहीं है। यूएस तो बिल्कुल इजराइल के साथ है, तो वो क्या ही रिकॉग्नाइज करेगा पैलेस्टाइन को। कनाडा भी उसमें नहीं है, और भी जो वेस्टर्न यूरोप का एक लार्ज पार्ट है वो भी पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा नहीं दे रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं दे रखा है। तो इस तरीके से कई देशों ने दर्जा नहीं दिया है, कईयों ने दे दिया है। अब अगर बात करें G20 का, जो कि ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें दुनिया के देश जो मतलब टॉप के 20 देश हैं उनकी क्या स्थिति है, तो G20 के 10 कंट्रीज़ जो हैं वो पैलेस्टाइन को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। वो 10 कौन कौन से हैं? एक तो इंडिया है, इंडिया रिकॉग्नाइज करता है पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। चाइना भी करता है, रसिया भी करता है, अर्जेंटीना करता है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका और टर्की। ये 10 देश जो हैं, मतलब G20 के 10 देश पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं और 10 नहीं करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें पैलेस्टाइन के, तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही बने हैं। और प्रेसिडेंट जो है पैलेस्टाइन के वो हैं महमूद अब्बास। और प्राइम मिनिस्टर अगर स्लोवेनिया की बात करें, जिन्होंने अभी रिकॉग्नाइज किया है पैलेस्टाइन को एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो स्लोवेनिया के प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट गोलोब। आगे देखते हैं 41वां, भारत का कौन सा उच्च न्यायालय अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना। मतलब ऐसा फर्स्ट हाई कोर्ट बना जिसने महिलाओं को दे रहे हैं मेंस्ट्रुअल लीव दे रहे हैं अपने विमेन स्टाफ को, तो वो हाई कोर्ट है सिक्किम हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 41वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो एक नोटिफिकेशन आया जिसमें विमेन स्टाफ मेंबर्स को ये कहा गया कि आप लोग 2 से 3 दिन का हर मंथ आप मेंस्ट्रुअल लीव ले सकते हैं, मतलब मासिक धर्म अवकाश ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब होता है कि इसका भी कई लोग फ़ायदा उठाते हैं, तो उसमें फिर क्या होगा कि आपको एक रिकमेंडेशन से ही मिलेगा, जो कि हाई कोर्ट के मेडिकल ऑफिसर अगर रिकमेंड करेंगे तो ही आप ये मेंस्ट्रुअल लीव का लाभ ले सकते हैं। हालांकि जो एम्प्लॉय लोगों का ओवरऑल लीव काउंट होता है, जो ओवरऑल छुट्टियां उनकी होती हैं, उसमें ये लीव काउंट नहीं होगा, ऑब्वियसली काउंट नहीं होगा। जो उनका मतलब मेन जो लीव होता है, कितना लीव वो लोग ले सकते हैं साल में, उसमें ये लीव काउंट नहीं होगा। 42वां देखते हैं, हाल ही में आरबीआई के द्वारा किस देश से 100 टन सोना वापस मंगवाया गया है? तो अभी ये काफ़ी न्यूज़ में भी था कुछ दिन पहले। तो ये एक्चुअली यूके से 100 टन इंडिया का सोना वापस मंगवाया गया। तो 42वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 100 टन सोना जो है अपने यूके के वॉल्ट से अपने डोमेस्टिक वॉल्ट मतलब इंडिया में ट्रांसफ़र किया है 100 टन सोना। तो अगर एक स्थिति हम लोग देखें तो मतलब मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास 882 टन लगभग सोना था, जिसमें 408 टन सोना जो आरबीआई है वो डोमेस्टिकली होल्ड करके स्टोर करके रखा हुआ है। बाकी और देशों में भी आरबीआई के सोना पड़ा रहता है। 43वां देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की कौन सी अंतरिक्ष यात्री तीसरी बार अंतरिक्ष यात्रा पर गई है? तो ये हैं सुनीता विलियम्स जी, ये तीसरी बार गई हैं अंतरिक्ष यात्रा पे। तो 43वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स। तो ये बच विल्मोर के साथ ये गई हैं और ये बोइंग के स्टार लाइनर एयरक्राफ्ट से गई हैं। और ये फ्लोरिडा से ये कहाँ गई हैं? ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई हैं फ्लोरिडा से। और ये किनके साथ गई हैं? बुच विल्मोर के साथ। और ये बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट है। तो ये इस तरीके से दूसरा प्राइवेट फर्म बन गया है जो कि एक क्रू को ट्रांसपोर्ट कर रहा है ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक। तो पहला कौन था? एलन मस्क का स्पेस एक्स। ये एक प्रोग्राम चलाते हैं स्पेस एक्स, मतलब एक स्पेस प्रोग्राम है ये। यहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च होता है जैसे नासा का होता, तो बट नासा तो सरकारी है, बट ये प्राइवेट है। एलन मस्क का खुद का है ये स्पेस एक्स। उसी तरीके से ये यहाँ पे बोइंग का जो स्टार लाइनर है, तो ये दूसरा प्राइवेट फर्म बन जाएगा किसी क्रू को ISS तक ले जाने के लिए। अब एक और जानकारी ले लेते हैं। एडवर्ड जोसेफ ड्वाइट हैं, ये हैं एडवर्ड जोसेफ ड्वाइट। ये 90 साल के हैं।
तो ये ओल्डेस्ट मेंबर बन गए हैं और ये पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट बन गए हैं, मतलब स्पेस में जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स से हैं ये, मतलब ये अमेरिका से हैं और ये अमेरिका के पहले ब्लैक कैंडिडेट बने हैं स्पेस में जाने वाले, और ब्लैक के साथ साथ ओल्डेस्ट कैंडिडेट भी बने हैं, मतलब 90 साल का व्यक्ति स्पेस में जा रहा है, तो ये एक रिकॉर्ड ही है। आगे देखते हैं 44वां, अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं ओलेग कोनोनेंको, रसिया से हैं, ये अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं, तो 44वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे 45वां देखते हैं, हाल ही में नाग और नकटी, नागी एक्चुअली यहाँ पे है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? मतलब नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। इनको अभी रामसर साइट घोषित किया गया है, तो 45वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट के डे के दिन, मतलब 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, इसी दिन घोषित किया गया कि ये जो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है बिहार में, इसको अब रामसर स्थल घोषित किया जाएगा, तो घोषित कर भी दिया गया एक्चुअली। तो ये जो दोनों है नागी और नकटी, ये मैन मेड है और ये झाझा फॉरेस्ट रेंज में ये स्थित है, मतलब जमुई जिला में, बिहार के जमुई जिला में ये झाझा फॉरेस्ट रेंज में ये नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। तो अब बिहार की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 वेटलैंड साइट्स है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। अब अगर टोटल की बात करें, टोटल इंडिया में, तो टोटल 82 रामसर स्थल हो गए हैं। और अगर पहला जो वेटलैंड साइट की हम लोग बात करें तो वो था कांवर लेक, जो कि बेगूसराय जिले में है। बाकी 2 तो यही हो गए, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, और बाकी जो पहला था वो था कांवर लेक झील, जो कि बेगूसराय जिले में है। तो ये बिहार का पहला रामसर साइट था, दूसरा नागी हो गया और तीसरा नकटी हो गया, जो कि रामसर साइट 2020 में घोषित किया गया था। कांवर लेक को रामसर साइट घोषित किया गया था। अब अगर टोटल इंडिया में बात करें तो हम लोग ये तो देख चुके हैं 82 है टोटल, लेकिन अगर किस राज्य के पास कितने रामसर साइट्स हैं इसकी बात करें तो तमिलनाडु के पास सबसे ज़्यादा है, 16 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 46वां क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना लॉन्च करने वाली है? मतलब वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए, एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए, तो वो राज्य है हरियाणा। 46वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको, ये जो फंड है मतलब 10,000 करोड़, इसको फंड किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका नाम रखा गया है। ये 10 साल का कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोजेक्ट होगा, कोई इमीडिएटली नहीं हो जाएगा इसका पूरा काम। ये 10 सालों तक ये प्रोजेक्ट चलेगा और इसको एक फेज़ मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। तो फर्स्ट फेज़ जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल कैपिटल रीजन में जो चले गए हैं हरियाणा के जो जिले, मतलब जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो जिले हैं, उसमें इसको पहले फेज़ में सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में लागू किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। 47वां देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, ये मनाया जाता है 5 जून को हर साल, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 47वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था उसका थीम था 2024 का लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। स्लोगन था आवर लैंड आवर कल्चर। तो थीम आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 48वां देखते हैं, वर्ल्ड नो टोबैको डे, मतलब विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 31 मई को हर साल। तो 48वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे का जो थीम था वो था प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो ये किस लिए मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कि अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई टोबैको, अगर आप तंबाकू का यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या खतरे हैं उसको बताने के लिए, और साथ ही साथ लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप स्मोकिंग मतलब टोबैको को छोड़ दो। आगे देखते हैं 49वां, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं पीवी सिंधु जी, इनको नियुक्त किया गया है मतलब एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तंबाकू छोड़ने के लिए। 49वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बैडमिंटन स्टार हैं पीवी सिंधु जी, ओलंपिक के मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है टोबैको कंट्रोल के लिए।
50वां क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बना है फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में? तो ये बना है चाइना। एक बार फिर से बन गया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। 50वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रिलीज़ किया गया है एक थिंक टैंक के द्वारा जिसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, उसी ने इस आंकड़ा को बताया है। तो चाइना एक बार फिर से बन गया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कितना ट्रेड हुआ है? 118.4 बिलियन डॉलर का 2023-2024 में। हालांकि यूएस भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, यूएस के साथ इंडिया का ट्रेड हुआ है 118.3 बिलियन डॉलर। तो आप कह सकते हैं एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट आप फिर भी कहना तो आपको यही पड़ेगा कि चाइना एक बार फिर से बन गया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो चाइना इसके पहले इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था फाइनेंशियल ईयर 2021 में। उसके बाद 22 और 23 में यूएस ये स्थान हासिल कर लिया था, मतलब इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 में। लेकिन इस बार 2024 में फिर से चाइना ही बन गया इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब अगर इंडिया चाइना का जो ट्रेड होता है उसको आप लोग देख लीजिए कि इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो बढ़ गया 3.25% से, और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है? टोटल ट्रेड देखिए 118.4 बिलियन डॉलर, और उसमें से 101.7 बिलियन डॉलर इंडिया इंपोर्ट करता है, आयात करता है। एक्सपोर्ट कितना करता है? सिर्फ 16.67 बिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट बहुत ही कम है, इंपोर्ट बहुत ही ज़्यादा है। आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 51वां क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2023-2024 में भारत का तीसरा बड़ा निर्यात गंतव्य देश कौन बना है? मतलब जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो एक्सपोर्ट के मामले में इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है? तो उसमें तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड्स। यहाँ पे तीसरे नंबर पे इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। 51वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल लेटेस्ट ये न्यूज़ है। तो टॉप 2 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन कौन है? यूएस और यूएई। देखिए चाइना के साथ ट्रेड ज़्यादा होता है लेकिन वहाँ से इंपोर्ट ज़्यादा होता है, यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है। तो इंडिया एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है यूएस में, दूसरे नंबर पे यूएई मतलब यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, और तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड्स। तो अब अगर 2023-2024 की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड जो था इंडिया और नीदरलैंड का वो हालांकि घट गया। कितना हो गया? 27.34 बिलियन डॉलर। लेकिन 2022-23 में कितना था? 27.58 बिलियन डॉलर। मतलब एक थोड़े मार्जिन से ट्रेड हालांकि घट गया, लेकिन फिर भी इंडिया का जो एक्सपोर्ट था उसमें नीदरलैंड तीसरे नंबर पे रहा। मतलब इंडिया अगर सबसे ज़्यादा कहीं इंपोर्ट करता है तो उसमें नीदरलैंड तीसरे नंबर पे आता है। अब अगर इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स का बात करें यूरोप में, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा इंडिया ट्रेड करता है जर्मनी के साथ, दूसरे नंबर पे स्विट्ज़रलैंड, तीसरे पे यूके, चौथे पे बेल्जियम है। इस तरीके से है। अब आगे बात करते हैं की एक्सपोर्ट कमोडिटीज़, मतलब आखिर क्या इंडिया एक्सपोर्ट करता है भाई नीदरलैंड्स को? तो उसमें सबसे ज़्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो कि 14.29 बिलियन डॉलर सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। बाकी इलेक्ट्रिकल गुड्स है, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज का यही हमारा था 51 क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।